जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, आयरन डोम के बारे में मैं आप लोगों को कई सारे वीडियो में कई सारे तथ्य दे चुका हूं, पर आयरन डोम के हाल ही के परफॉर्मेंस को देखते हुए अब रशिया जैसे देश भी इसका तारीफ करने में पीछे नहीं रहा। हाल ही में रशिया के एक पूर्व मिलिट्री अधिकारी की तरफ से आयरन डोम को लेकर कई सारे खुलासा किया गया और साथ में ये भी बताया गया कि आयरन डोम क्यों इतना बेहतरीन सिस्टम है और कैसे ये इतना एक्यूरेसी के साथ मिसाइलों को रोक रहा है। तो दोस्तों, जब से इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में ये लड़ाई शुरू हुआ है, तब से ही सबसे प्रमुख चर्चा में आयरन डोम को ही रखा गया है। कई सारे देशों के एक्सपर्ट की तरफ से आयरन डोम को लेके कई सारे बातें तो कहा जा चुका है, लेकिन रशिया जैसे देशों के एक्सपर्ट की तरफ से अगर आयरन डोम को लेके चर्चा किया जाता है तो ये काफी महत्व रखता है, क्योंकि रशिया भी ऑलरेडी कई तरीके के एयर डिफेंस सिस्टमों का निर्माण कर चुका है और रशिया के एयर डिफेंस सिस्टमों को भी काफी घातक और एक्यूरेट माना जाता है। दोस्तों, इस लड़ाई में इजराइल के ऊपर 2000 से भी अधिक रॉकेट दागा गया, पर इतने रॉकेट दागने के बावजूद इजराइल के नुकसान कम होने के पीछे असल कारण आयरन डोम ही है। बताया जाता है कि आयरन डोम द्वारा 90% एक्यूरेसी के साथ इन मिसाइलों को रोका गया, जबकि इस घटना के बाद रशिया के एक पूर्व मिलिट्री अधिकारी कर्नल सर्गेई कैटलियव के तरफ से कई सारे नया तथ्य भी दिया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कर्नल सर्गेई कैटलियव असल में रशियन मिलिट्री में स्पेशल फोर्सेस के कमांडर भी रह चुके हैं और रशिया के एयर डिफेंस मिसाइल फोर्स को भी 2007 से 2009 तक हेड कर चुके हैं। मतलब एयर डिफेंस सिस्टमों को लेके इनका जानकारी इतना ज्यादा है कि ये मिसाइलों के खासियतों के बारे में खुल के बता सकते हैं। उनके बयान के मुताबिक आयरन डोम सिस्टम इजराइल के लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। इन मिसाइलों को 2010 से इजराइल में ऑपरेशनल किया गया है और मिसाइल शॉर्ट रेंज के मिसाइल, आर्टिलरी शेल और पैलेस्टाइन द्वारा बनाया हुआ होममेड रॉकेटों के खिलाफ एक रैपिड इंटरसेप्शन के रूप में इस्तेमाल होता है। इवन उनके द्वारा ये भी जानकारी दिया गया है कि आयरन डोम सिस्टम एक अटैक हथियार है जो अपने कार्य तभी शुरू कर देता है जब दुश्मन का मिसाइल लॉन्च हो रहा हो। आयरन डोम के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल की इंफॉर्मेशन को अपने प्रोसेसिंग स्टेशन में प्रोसेस किया जाता है और उसके बाद इसके फ्लाइट ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट किया जाता है। फिर इंटरसेप्शन और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने का काम इसके मिसाइलों के द्वारा किया जाता है। इवन कर्नल कैटलियव के मुताबिक 70 किलोमीटर के रेंज में आयरन डोम दुश्मन के टारगेट को लॉक और डिस्ट्रॉय 100% प्रोबेबिलिटी के साथ कर सकता है। मतलब अगर 70 किलोमीटर रेंज के अंदर से कोई भी मिसाइल को दागा गया हो तो उसका जमीन पे गिरने का संभावनाएं है ही नहीं। दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इस कार्य को करने के लिए आयरन डोम को सिर्फ 2 सेकंड का समय मिलता है। मतलब इस 2 सेकंड के अंदर उसे डिटेक्शन और मिसाइलों को लॉन्च करना पड़ेगा। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि आयरन डोम मिसाइलों के द्वारा अन्य शॉर्ट रेंज के मिसाइल डिफेंस सिस्टमों के तरह लो ऑल्टीट्यूड में मिसाइल को मार नहीं गिराया जाता है, बल्कि आयरन डोम तब मिसाइल के ऊपर वार करता है जब वो अपने हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में रहता है। मतलब दुश्मन के मिसाइल के ऊपर तब हमला होता है जब वो जमीन से सबसे अधिक ऊंचाई में रहता है। दोस्तों, इससे एक तरीके से मिसाइल से निकले हुए मलबा जमीन के ऊपर गिरने का संभावनाएं भी कम होता है और कोलेटरल डैमेज भी कम होता है। जबकि उनके तरफ से यह भी कहा गया है कि दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश अपने मिसाइलों को ऐसे डिजाइन करता है कि ये लो ऑल्टीट्यूड में ही, मतलब 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई में ही मिसाइलों को मार गिराता है। दोस्तों, एक आयरन डोम लॉन्चर के पास एक ही समय में 12 टारगेटों को साइमल्टेनियसली कैच, ट्रैक और डिस्ट्रॉय करने का क्षमता होता है, जबकि एक आयरन डोम की बैटरी में 3 से 4 लॉन्चर रहता है, जिनमें हर एक लॉन्चर में 12 तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल भी रहता है, जिनमें से हर एक मिसाइलों को लेके उनका कहना है कि कम से कम इसका लागत $40,000 के आसपास होगा। इवन उनका यह भी मानना है कि आयरन डोम के इन्हीं खासियतों की वजह से ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है और इतना ज्यादा बारीकी से दुश्मन के रॉकेटों को तबाह कर रहा है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि एक आयरन डोम के सिस्टम करीबन 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को आसानी से प्रोटेक्ट कर सकता है और इसका इफेक्टिविटी भी करीबन 90% के आसपास है। दोस्तों, उन्होंने अपने बयान में आयरन डोम के मिसाइल के साथ साथ इसका रैडर और इंटरसेप्टेड इक्विपमेंटों के साथ साथ फायर कंट्रोल कंप्यूटर और एक्यूरेसी को डिटरमाइन करने वाले मिसाइल के पाथ को कैलकुलेट करने वाले एल्गोरिथम को भी एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में बताए। उनका यह भी मानना है कि इन सभी इक्विपमेंटों को एकत्रित करके ही आयरन डोम सिस्टम बनता है और इन सिस्टमों के बेहतरीन होने के वजह से ही आयरन डोम इतना ज्यादा इफेक्टिव है। इसका इतना ज्यादा इफेक्टिव होने के वजह से ही संभावित अमेरिका के द्वारा भी आयरन डोम को परचेस किया गया है और हाल ही में अमेरिका के द्वारा ऐसे 2 सिस्टमों को परचेस किया गया है जिसका इस्तेमाल शॉर्ट रेंज में वैल्यूएबल ठिकानों को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जा रहा है। पर दोस्तों, दूसरी तरफ पैलेस्टाइन की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार पैलेस्टाइन द्वारा जिन रॉकेटों को दागा गया है उसके खिलाफ आयरन डोम सिर्फ 30% ही कारगर हुआ। पर दोस्तों, इन दावों के पीछे अब तक कोई भी सच्चाई देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि कई बार कई सारे रिपोर्टों में आयरन डोम के खामियों को उजागर करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन रिपोर्टों के पास भी ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला। दोस्तों, अब चलिए मैं आप लोगों को साउथ ईस्ट एशिया के 3 शक्तिशाली नेवी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, साउथ ईस्ट एशिया एक ऐसा जियोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे चाइना अपना दबदबा फैलाने के लिए प्रयास कर रहा है। इस रीजन में कई सारे ऐसे देश है जिनके अधिकार क्षेत्र में छोटे छोटे आइलैंड से लेके बड़े आकार के आइलैंड भी है और ऐसे रीजन में उन देशों
देशों के सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए उन देशों का नेवी को भी ताकतवर होना चाहिए। दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया में जो 3 सबसे बड़ा ताकतवर नेवी है, इंडोनेशिया सबसे पहले आता है। दोस्तों इंडोनेशिया साउथ ईस्ट एशिया का एक ऐसा देश है जो अपने खुद के ही दम पे फ्रिगेट जैसे जहाजों को भी निर्माण कर रहा है। इंडोनेशिया द्वारा अपने ही देश में डच शिपयार्ड का इस्तेमाल करते हुए माटा डिनाटा क्लास के गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का निर्माण किया जा रहा है। ऊपर से दोस्तों इंडोनेशिया इन जहाजों में फ्रांस से हासिल किया हुआ एग्जॉस्टेड एंटी शिप मिसाइलों को भी तैनात कर रहा है। दोस्तों इस तरीके के फायर पावर से लैस जहाज के अलावा इंडोनेशिया के पास साउथ ईस्ट एशिया में एक बहुत बड़ा सबमरीन फ्लीट भी है। इवन इंडोनेशिया साउथ कोरिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेके अपने ही देश में खुद के बलबूते पे खुद का सबमरीन बेस भी निर्माण किया है। और बीते कुछ सालों से इंडोनेशिया अपने लड़ाई लड़ने के क्षमता को अन्य देश से हासिल किया हुआ टेक्नोलॉजी और इंडिजीनियस कैपेबिलिटी के साथ भी मजबूत कर रहा है। दोस्तों हैरान करने का बात तो यहाँ पे ये है कि दूसरे नंबर पे जो साउथ ईस्ट एशिया के ताकतवर नेवी है, वो असल में इस रीजन का सबसे छोटा देश सिंगापुर है। सिंगापुर नेवी के बैकबोन है फॉर्मिडेबल क्लास के फ्रिगेट। दोस्तों ये एक स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे टोटली फ्रांस द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है। सिंगापुर नेवी में टोटल 6 फॉर्मिडेबल क्लास के फ्रिगेट है और यही जहाजों की बदौलत सिंगापुर नेवी इस रीजन में दूसरा सबसे ताकतवर देश है। जबकि अगर देखा जाए तो सिंगापुर का टोटल बेड़े में ओनली 38 जहाज ही है, लेकिन फिर भी इसका कैपेबिलिटी इतना अधिक है कि यह आसानी से किसी और के मदद के बिना ही अपना प्रोटेक्शन कर सकता है। और दोस्तों फॉर्मिडेबल क्लास के जहाजों के सबसे ताकतवर हथियार है अमेरिका के द्वारा निर्माण किया हुआ हार्पून एंटी शिप मिसाइल। दोस्तों इस लिस्ट में जो तीसरा देश है वो है थाईलैंड। और दोस्तों थाईलैंड के नेवी का सबसे प्रमुख हथियार है चक्री नरुवेत क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर। जबकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर को टूरिज्म और विजिटर सर्विस के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बदौलत एक ऐसा देश है जिसके पास एक ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। इवन दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया का सबसे छोटा ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। फिलहाल एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि थाईलैंड के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे थाईलैंड द्वारा टूरिज्म के लिए तो इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इससे एयरक्राफ्टों को ऑपरेट नहीं किया जा सकता। और थाईलैंड द्वारा अगर इससे कॉम्बैट में इस्तेमाल किया जाएगा तो एक हेलीकॉप्टर कैरिंग जहाज के रूप में ही किया जाना पॉसिबल है। दोस्तों इस जहाज का निर्माण स्पेन द्वारा किया गया था और इसे निर्माण करना 1992 में शुरू किया गया था। 1996 में जहाज को लॉन्च किया गया और 27 मार्च 1997 में इसे थाईलैंड के नेवी में कमीशन किया गया। जहाज के वजन सिर्फ 11,486 टन है, जबकि इसका लंबाई 182.65 मीटर है। और दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक ऑपरेशनल कंडीशन में इस जहाज में सिर्फ 6 सिकोस्की SS-60 हेलीकॉप्टरों को ही ऑपरेट किया जा सकता है। कुल मिला के थाईलैंड के नेवी के पास इस जहाज के अलावा भी अन्य हथियार है, जिसके वजह से नेवी को साउथ ईस्ट एशिया में तीसरा ताकतवर नेवी का दर्जा मिला हुआ है, जिनमें एक चाइनीज सबमरीन के अलावा एंड्योरेंस क्लास के 7,500 टन भारी एम्फीबियस वॉरफेयर शिप और 3 अलग अलग क्लास के 7 फ्रिगेट जहाज भी शामिल है। दोस्तों थाईलैंड के सबसे प्रमुख फ्रिगेट करीबन 3,700 टन भारी एक गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ मल्टीपर्पज फ्रिगेट है, जो रिम 162 सरफेस टू एयर मिसाइल और हार्पून मिसाइल जैसे खतरनाक मिसाइलों से लैस है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।